आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आपको बता दें स्टूडेंट कि ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन 3 स्टेप्स में संपन्न होता है। सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को समझे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, और थर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आपको बता दें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का लक्ष्य था ओर्स को गैंग से अलग करना, यानी गैंग अलग कर दिया गया तो वही ओर्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स कहलाने लगा दूसरे स्टेप में। और दूसरे स्टेप में लक्ष्य था कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन। आपको बता दें स्टूडेंट कि सेकेंड स्टेप में जो मेटल प्राप्त होता है वो मेटल प्योर नहीं होता है, उसको क्रूड मेटल बोलते हैं केमिस्ट्री के दुनिया में, क्रूड मेटल। और अब इस क्रूड मेटल से एकदम प्योर मेटल 99.99% प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का स्टेप समझने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के अंतर्गत में 5-6 तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी 2 तरह का ऑक्सीडेशन, एक बेसवेलाइजेशन और एक क्यूपलेशन। उसके बाद पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग का भी स्टडी आप करेंगे, जो मॉडर्न मेथड है रिफाइनिंग का। तो यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का पहला स्टेप, पहला प्रोसेस, जिसका नाम है लिक्वेशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको बता दें कि ए नंबर ऑफ मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के नेचर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जो मेटल की प्रकृति पर डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ मेटल एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। और जो उस मेटल के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, उसकी प्रकृति और मेटल की प्रकृति को ध्यान में रखकर प्यूरिफिकेशन का ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, लिक्वेशन। लिक्वेशन द्रवीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट। लिक्वेशन प्रोसेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि लिक्वेशन मेथड से उसी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है जिसका अपना मेल्टिंग पॉइंट कम और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उसके साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम दोनों को मतलब उस क्रूड मेटल को पिघलाते हैं तो हमारा जो मेन मेटल है वो जल्दी पिघल जाता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, और जो इंप्योरिटीज है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। इसी बात का फायदा उठाते हैं और उसको लिक्वेशन मेथड से प्यूरिफाइड करते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे Sn, Pb, Hg, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जो इंप्योरिटी इसके साथ प्रेजेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता है। तो हम करते क्या है कि उस इम्प्योर मेटल को इस स्लोपिंग हर्थ वाले फर्नेस पर रखकर गर्म करते हैं। तो हमारा जो मेन मेटल है स्टूडेंट, यानी जो आपने यहां देखा कि Sn, Pb, Hg, ये सबको में से किसी एक को अगर रखकर हम मान लीजिए स्लोपिंग हर्थ पर गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जल्दी से पिघल जाता है और पिघल कर ये अलग कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है, और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है वो वहीं रह जाता है, और इस तरह से इंप्योरिटी उस क्रूड मेटल से अलग हो जाता है, यानी मेटल से अलग हो जाता है और हमें प्योर मेटल की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहां समझाया गया स्टूडेंट। इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग हर्थ, स्लोपिंग हर्थ पर रखा जाता है ऑफ द फर्नेस एंड इट्स हीटेड, और गर्म किया जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की इनर्ट एटमॉस्फेयर में मेटल मोल्टेड, मेटल मोल्ट मतलब कि द्रवित होता है, एंड फ्लोज डाउन द हर्थ लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज, और उससे प्रवाहित होते हुए जो हर्थ से मतलब नीचे की ओर सरकते हुए इम्प्योरिटीज को वहीं छोड़ देता है
और विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। तो ये था लिक्वेशन, जिसमें आप जाने कि उस मेटल का प्यूरिफिकेशन इस मेथड से होता है स्टूडेंट, जिसका अपना मेल्टिंग पॉइंट कम और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट अधिक। तो हम उसको स्लोपिंग हर्थ वाले फर्नेस पर रखकर जब पिघलाते हैं तो हमारा मेटल जल्दी से पिघल जाता है और उसको अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटी है वो वहीं रह जाता है। तो ये था लिक्वेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन में भी आपको ध्यान रखना है कि डिस्टिलेशन उस मेटल के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट जिसका अपना बॉइलिंग पॉइंट कम और इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। यानी हम तब इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम और जो इंप्योरिटी उसके साथ प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो हम जब उसको बॉयल करते हैं तो वो जल्दी से वेपराइज हो जाता है और उसको अलग ठंडा करके लिक्विड के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और इंप्योरिटीज वहीं रह जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। और एक चीज और, डिस्टिलेशन जब हम कराते हैं तो जो इंप्योरिटीज होता है और जो मेटल होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से एबव होता है, तभी डिस्टिलेशन सक्सेसफुल होता है। तो ये बात मार्क करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेटल्स लाइक Ag, Cu एंड Pb, ये सभी मेटल्स ऐसे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट कम होता है। विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रूड मेटल्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसको हम प्यूरिफाई करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। दे आर रेडियली चेंज इनटू द वेपर, काफी शीघ्रता से ये वेपर में चेंज हो जाते हैं और लिविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज को वहीं छोड़ देते हैं। द वेपर आर कलेक्टेड टू रिसीवर्स, रिसीवर में अलग से वेपर को ठंडा कर दिया जाता है। आफ्टर कूलिंग दे गिव प्योर मेटल, और ठंडा करने पर ये प्योर मेटल देते हैं। जनरली लैब में डिस्टिलेशन के लिए ये एपरेटस अरेंजमेंट किया जाता है। इस तरह से इंस्ट्रूमेंटल सेटअप किया जाता है स्टूडेंट। ये पूरा डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जिसमें यहां पर आप क्रूड मेटल को लेते हैं और फर्नेस पर हीट करते हैं। हीट करने से आपका जो मेटल है जो कम बॉइलिंग पॉइंट का है वो जल्दी से बॉयल हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर आने पर ठंडा करते हैं तेजी से, जिससे वो वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कूल वाटर यानी ठंडा पानी यहाँ से प्रेस कराकर इंसर्ट कराकर यहाँ से बाहर निकला जा रहा है, जिससे कि जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आए वेपर तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और इसको अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज है वो यहीं रह जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इस मेटल के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, वो वेपराइज नहीं हुआ, और जो हमारा मेन मेटल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो आसानी से वेपराइज हो गया। इसलिए तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट हमने लिक्वेशन समझाया जिसमें ये बताया कि लिक्वेशन में उस मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है, उस क्रूड मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं जिसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम और इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। और डिस्टिलेशन में हमने ये बताया कि उस क्रूड मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं जिसमें मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम और जो इंप्योरिटीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, और इंप्योरिटीज और मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। ये भी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का एक एडवांस मेथड है। ऑक्सीडेशन नाम सुनते ही आप सभी स्टूडेंट समझते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का यूज करते हैं। कैसे? तो यहां पर हम सबसे पहले उस मेटल के क्रूड मेटल को पिघलाते हैं। स्टार्ट है। क्रूड मेटल को पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद तेजी से हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं, तो वो ऑक्सीजन से जो अशुद्धि वर्तमान होता है उसके अंदर, उस क्रूड मेटल के अंदर, वो अशुद्धि ऑक्साइड बनकर उड़ जाता है। इसी मेन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीडेशन का ये काम करते हैं। एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस में क्रूड मेटल को पिघलाते हैं
और तेजी से हवा का झोंका उसके ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज, उसके जो अशुद्धि है वो ऑक्साइड का निर्माण करके वाष्पित हो जाती है और हमारा प्योर मेटल उस कंटेनर में बच जाता है। आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन का ये प्रोसेस दो तरह के कंटेनर में रखकर किया जाता है, एक क्यूपेल में और एक बेसमर कन्वर्टर में। तो जब हम क्यूपेल में रखकर ऑक्सीडेशन कराते हैं स्टूडेंट तो वो क्यूपलेशन कहलाता है, और बेसमर कन्वर्टर में रखकर करवाते हैं तो बेसमराइजेशन कहलाता है। तो क्यूपलेशन में होता क्या है स्टूडेंट, क्यूपलेशन में नाव के आकार का हड्डी राख का बना हुआ एक एपरेटस होता है, जिसमें जैसे कि चांदी का क्रूड मेटल जो होता है उसके साथ पीबी इंप्योरिटीज के रूप में होता है, और जब हम तेजी से हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं तो ये पीबी ऑक्साइड बनकर पीबीओ बनकर वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो हमारा ये इस कंटेनर में शुद्ध चांदी शेष रह जाता है। फिर से ध्यान देंगे, क्यूपेल एक बोर्ड शेप्ड बोन एस का हड्डी राख का बना हुआ एक नाव के आकृति का एक कंटेनर होता है, जिसमें क्रूड मेटल को रखकर पिघलाते हैं और गर्म करते हैं। जैसे ही हम इस पर हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं स्टूडेंट, फ्लो कराते हैं, तो इसमें जो इंप्योरिटीज होता है वो ऑक्साइड बनकर वाष्पित हो जाता है, जैसे सिल्वर के साथ पीबी ऑक्साइड के रूप में होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये ऑक्साइड बनकर वाष्पित हो जाता है और हमारा प्योर मेटल इस कंटेनर में रह जाता है। तो ये था क्यूपलेशन। जरा देख लिया जाए क्यूपलेशन का ये प्रोसेस। ए क्यूपेल इज बोट शेप्ड कंटेनर मेड बाय बोनेस। एक क्यूपेल बोट शेप्ड कंटेनर होता है जो बोनेस का बना होता है, और सीमेंट का क्रूड मेटल इज टेकन, ऑक्सीजन इज ब्लोन इनटू इट, ऑक्सीजन उस पर प्रवाहित किया जाता है और उसमें क्रूड मेटल लिया जाता है। द इंप्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल, वोलेटाइल नहीं स्टूडेंट, वोलेटाइल, यहां सुधार लेंगे, वोलेटाइल ऑक्साइड विच इज केप्ट इन लिविंग बिहाइंड द प्योर मेटल, जो ऑक्साइड बनकर उड़ जाता है और प्योर मेटल वहीं पर बच जाता है उसी कंटेनर में। तो ये था क्यूपलेशन। अब बेसमेराइजेशन पर ध्यान देते हैं। तो बेसमेराइजेशन में हम बेसमर कन्वर्टर में क्रूड मेटल को लेते हैं। आपको बता दें स्टूडेंट, एक बेस्ट एग्जांपल है आयरन का। आयरन के साथ जो इंप्योरिटीज होता है वो सल्फर होता है, पीबी होता है और एस, पीबी और एमएन होता है। जैसे ही हम इसको पिघलाते हैं इस क्रूड मेटल को, आयरन के क्रूड मेटल को, और ऑक्सीजन और सैंड का झोंका प्रवाहित करते हैं, तो ये सभी जो सल्फर है वो ऑक्साइड बनकर तेजी से वेपराइज हो जाता है, जो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनकर पीबी पीबीओ बनकर, ठीक है, Mn2O3 बनकर ये वेपराइज हो जाता है, और जो हमारा Fe है वो प्योर मेटल के रूप में प्राप्त होता है। तो जो पिग आयरन होता है स्टूडेंट, जिसको ढलवा लोहा कहते हैं, उसमें इंप्योरिटीज के रूप में सल्फर, पीबी और Mn होता है। जब हम इसको बेसमर कन्वर्टर में रखकर पिघलाते हैं और तेजी से सैंड और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है कि ये सभी सल्फर, पीबी, Mn ऑक्साइड बनकर वाष्पित हो जाते हैं और Fe उस कंटेनर में रह जाता है। इसी को यहाँ समझाया गया है कि द इम्प्योर और क्रूड मेटल इज टेकन इन द स्पेशली डिजाइन्ड फर्नेस कॉल्ड बेसमर कन्वर्टर इनटू व्हिच ब्लास्ट ऑफ एयर एंड सैंड इज ब्लोन, जिसमें मतलब हवा का झोंका और रेत प्रवाहित किया जाता है। इम्प्योरिटीज ऑफ एस, Mn, पीबी etc आर प्रेजेंट इन पिग आयरन। पिग आयरन में ये सभी इम्प्योरिटीज के रूप में होते हैं। ये वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाते हैं, और जो हमारा मेन मेटल है आयरन वो इसी कंटेनर में रह जाता है। तो ये था ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफिकेशन, जिस ऑक्सीडेशन में चाहे क्यूपलेशन हो या बेसमर कन्वर्टर हो, बेसमेराइजेशन हो, दोनों का लक्ष्य जो इंप्योरिटीज है उसका ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑक्साइड बनाकर प्योर मेटल प्राप्त करना था, कि प्योर मेटल जो है वो रह जाए और जो इंप्योरिटीज है वो वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर वाष्पित हो जाए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पोलिंग का। पोलिंग मेथड उस मेटल के लिए यूज किया जाता है जिसमें खुद का ऑक्साइड, जैसे कॉपर के साथ कॉपर का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है एज ए इंप्योरिटी के रूप में। हम चाहते हैं कि CuO
यहाँ जो कॉपर का ऑक्साइड है वो सिर्फ Cu रहे स्क्रूड मेटल में, यानी कि मेटल के रूप में, ये कॉपर का ऑक्साइड हट जाए यानी ऑक्सीजन हट जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े कंटेनर में इस क्रूड मेटल को पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद इसको हरी बांस की लकड़ी से तेजी से चलाया जाता है। और चलाने से क्या होता है स्टूडेंट, ये हरी बांस की लकड़ी में हाइड्रोकार्बन्स होता है, जैसे मीथेन, इथेन, ये सब। तो जैसे ही ये हरी बांस की लकड़ी में स्थित हाइड्रोकार्बन्स इस CuO के संपर्क में आता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CuO से, और ऑक्सीडाइज होने पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करके वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर उड़ जाता है और सिर्फ इस कंटेनर में कॉपर बच जाता है। तो यहां पर आप समझेंगे द क्रूड मेटल, यहां गलती से लिखा हुआ है स्टूडेंट, द क्रूड मेटल इज मेल्टेड ए बिग कंटेनर, एक बिग कंटेनर में इसको पिघलाते हैं, एंड स्टेयर्ड मतलब चलाया जाता है, विथ ग्रीन पोल मतलब हरे बांस की लकड़ी से, ऑफ द वुड जो लकड़ी की होती है, गैसेस हाइड्रोकार्बन आर रिलीजेस फ्रॉम द ग्रीन पोल, गैसेस हाइड्रोकार्बन निकलते हैं उस ग्रीन पोल से, एंड रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ मेटल, और मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं टू बी प्योर स्टेट में। और द क्रूड पाउडर, क्रूड कॉपर जो है, क्रूड कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड बाय द पोलिंग प्रोसेस, और क्रूड कॉपर को इस मेथड से प्यूरिफाई किया जाता है स्टूडेंट। तो ये है पोलिंग का प्रोसेस, जिसमें मेटल के साथ मेटल का अपना ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो उसको ग्रीन पोल्स से स्टेयर्ड किया जाता है, चलाया जाता है। तो इस ग्रीन पोल्स में हरी बांस की लकड़ी में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और बच जाता है सिर्फ हमारा प्योर मेटल। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है स्टूडेंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो हमें अभी तक के सभी प्रोसेस से मेटल प्राप्त होता है, उसमें भी अभी भी कुछ इंप्योरिटीज होती है। हम चाहते हैं कि हमको 99.9% प्योर मेटल मिले, एक भी अदर मेटल या दूसरा कोई एलिमेंट ना मिले। तो लास्ट में हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मेन कॉन्सेप्ट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सपोज दैट आप कॉपर को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो कॉपर आप अभी पीछे के सारे प्रोसेस से प्यूरिफाई किए हैं, उसका छोटा छोटा रड काट लेते हैं, रड के रूप में इस तरह से पीस काट लेते हैं, और उस रड को, उस इम्प्योर कॉपर रड को हम एनोड बनाते हैं। याद रखिएगा, इम्प्योर जो रड होता है वो इम्प्योर कॉपर वो एनोड बनता है, और जो प्योर कॉपर का रड होता है स्टूडेंट, वो प्योर रड जो होता है वो कैथोड बनता है। और ये दोनों एनोड और कैथोड कॉपर के हैं, इसलिए जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट वो इसी मेटल का सॉल्ट होता है CuSO4। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि ये तुरंत डिसोसिएट हो जाता है कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। तो ये कॉपर आयन कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है, तो सॉल्यूशन में Cu++ का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है। तो ये रड पर का जो मेटालिक एटम है वो आयन बनकर इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सॉल्यूशन में जाता है। तो यहाँ पर ये कॉपर न्यूट्रल एटम में है, न्यूट्रल फेज में है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देता है और कॉपर आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाता है। जैसे जैसे इस सॉल्यूशन का कॉपर आयन इस रड पर डिपॉजिट होता है, वैसे वैसे ये रड पिघलता जाता है, यानी रड पर का कॉपर एटम आयन बनकर सॉल्यूशन में जाता है। तो ये रड लगातार पतला होता जाता है और ये रड मोटा होता जाता है। तो इससे यहां पर जो कॉपर प्राप्त होता है वो 99.99% प्योर होता है, इसमें अब कोई दूसरा मेटल प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो इस पूरे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस का मेन कॉन्सेप्ट ध्यान दे दीजिए, जो इम्प्योर अशुद्ध रड जो होता है मेटल का, उसको एनोड बनाया जाता है। एनोड के रूप में इम्प्योर रड होता है, और जो प्योर रड होता है वो कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। और जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। जबान तंत्र में एनोड पर से
सारे प्योर मेटल्स सॉल्यूशन में चले जाते हैं, तो जो यहाँ पर बच जाता है उसको एनोड पंक कहते हैं स्टूडेंट, एनोड पंक कहते हैं। तो ये था मेन पॉइंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, जो किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाएगा प्यूरिफिकेशन मेथड में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। अब इसके अलावा एक स्पेशल मेथड हम आपको समझाने जा रहे हैं, और वो स्पेशल मेथड है जोन रिफाइनिंग, जो मॉडर्न मेथड कहलाता है एक्सट्रैक्शन का, जोन रिफाइनिंग। इस जोन रिफाइनिंग में मेटल के रड को एक हीटर से हिट किया जाता है, और जोन रिफाइनिंग जो इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, ये तभी मेथड इस्तेमाल किया जाता है जब इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लेस होता है, और जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो होता क्या है कि मेटल मेल्ट नहीं होता है, लेकिन इम्प्योरिटीज जैसे ये हीटर जो यहाँ राउंड हीटर लगाया गया है ये आगे की ओर बढ़ता है, इम्प्योरिटीज पिघलता जाता है, और पिघलते पिघलते ये जैसे जैसे हीटर आगे की ओर बढ़ता है, यहां तक जो ही आता है सारा इम्प्योरिटीज एक ओर इकट्ठा हो जाता है इस रड के, और जो हमारा प्योर मेटल है वो ये रह जाता है, ये पार्ट। तो हम इसको सीधे काट करके अलग कर लेते हैं, और ये हमें प्योर मेटल के रूप में ये रड प्राप्त होता है। फिर से इसका नाम जोन रिफाइनिंग इसलिए है क्योंकि ये पार्टिकुलर जोन पर, मेटल के एक पार्टिकुलर जोन पर जहां हीटर होता है वहीं पर ये रिफाइनिंग का प्रोसेस काम करता है, और वहीं पर इम्प्योरिटीज को मेटल से अलग करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इम्प्योरिटीज कम मेल्टिंग पॉइंट का होता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और वो इस हीटर के साथ आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हीटर ये एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाता है, और दूसरे एंड पर पहुंचते पहुंचते सारा इम्प्योरिटी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम अलग से कट करके हटा देते हैं, और हमारा मेटल प्योर प्राप्त होता है। तो ये है स्टूडेंट जोन रिफाइनिंग। तो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी टाइम। आपको ये, अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई भी नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे समझ में आया तो